हेलो एवरीवन। क्लास 8 में मैथ्स में आगे ये हम करेंगे आगे के चैप्टर्स, जैसे कि रियल नंबर्स तो हो गया था, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इंडिसेस जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पॉलिनोमियल्स, फार्मूला। अब रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज में तो रेशियो केवल देखेंगे ताकि अच्छा से इसको देख पाएँ। अब इसके जस्ट बाद क्लास 9 का कैनामेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज डिस्टेंस एंड स्पीड को अच्छा से बताया जाएगा। डिस्टेंस एंड स्पीड स्मॉल है बट बहुत अच्छा से इसको बताया जाएगा। इसके बाद के एक और क्लास आएगा। तो सबसे पहले रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, इसमें हम केवल आज रेशियो को देखेंगे। रेशियो को हिंदी में अनुपात भी कहते हैं, अनुपात, ठीक है। प्रोपोर्शन को समानुपात और वेरिएशन को परिवर्तन। खैर उसको तो सबसे मेन चीज़ क्या है, बाकी के चैप्टर्स जो है वो रेशियो से कैसे अलग है। ये सब चैप्टर्स जो भी हमने किए थे, दरअसल रेशियो कंपैरिजन करना सिखाता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज सच एज हाइट, वेट, डिस्टेंस, ईटीसी। रेशियो क्या करता है, कंपैरिजन करने की कोशिश करता है। जैसे आप शुरू से मैथ्स में फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ते आ रहे हो कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है मैथ में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जो सब्सट्रैक्शन है और डिवीज़र है ये कंपैरिजन करना सिखाता है। ये चीज़ कंपैरिजन करना सिखाता है। कैसे? जैसे कि ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है सब्सट्रैक्शन का प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बहुत यूज़ होता है, जहाँ कंपैरिजन करते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई शर्ट 100 रुपये में खरीदा और उसको 120 में मैंने उसे बेच दिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 120 माइनस 100। देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का ये आ रहा है जब भी कंपैरिजन करते हैं। उसी तरह से हम डिवीज़र का यूज करते हैं, जैसे कि किसी के रिस्पेक्ट में मुझे कितना आ रहा है, कि चाहे वो मार्क्स हो या कोई भी चीज़ हो, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग ये 2 चीज़ों का यूज करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस तो अभी नहीं पढ़ना है, मतलब 2-3 चैप्टर के बाद है, लेकिन डिवीज़र के बारे में जो कंपैरिजन होना है उसी को रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रेशियो का डिफिनेशन देख लेते हैं कि द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग 1 क्वांटिटी with the other is called ratio. So 2 quantities, याद रखना 2 quantities को डेफिनेशन में ही लिख दिया गया है, ठीक है। 2 quantities, रेशियो की जब बात हो रही है तो 2 quantities of same kind। सेम काइंड का मतलब कि मान लो कि जैसे किसी को डिस्टेंस में मैं लिया हूँ, ठीक है, तो दूसरा वाला जो क्वांटिटीज होगा वो भी डिस्टेंस में होना चाहिए। मैंने टाइम का कोई लिया है क्वांटिटी, तो एक दूसरा वाला जो क्वांटिटी है वो भी टाइम का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक क्वांटिटी दूसरा यूनिट का है और दूसरे क्वांटिटी का यूनिट कोई दूसरा है। तो द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय 2 क्वांटिटीज व्हेन 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग 1 क्वांटिटी विद द अदर इज कॉल्ड रेशियो। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एंड ए इज टू बी एंड इज रेड एज ए इज टू बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी, ठीक है। पेन क्यों नहीं चल रहा है, ए इज टू बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी। तो ए और बी 2 क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का सेम काइंड होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, तो हम इसी को रेशियो बोलते हैं। जैसे कि और हमेशा याद रखना कि रेशियो कंपैरिजन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। क्या क्या करते हैं, एक तो कंपैरिजन में बताया और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो खैर एक चीज़ और मुझे पूछना था आप लोग से कि मैथ्स में अभी तक केवल 4 हम लोग इथी को पढ़ते हैं, ऑपरेशंस को। आपका मेनली तो यही है ना, जैसे बॉडमास रूल भी था, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़र। इसके अलावा और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके दिमाग में आता है, ठीक है, ब्रैकेट का आएगा, ये सब मतलब ब्रैकेट या ऑफ का। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी तो यही ऑपरेशन यूज होते हैं ना, जो भी होगा। तो क्या मैथ्स में 5वां कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, कैलकुलस ये सब को छोड़कर? मतलब कैलकुलस तो अलग का ऑपरेशन हो जाता है। खैर आप कैलकुलस को कह सकते हो, जो कि बाद में पढ़ना है कि 5वां ऑपरेशन। लेकिन बाकी और कोई आपको अगर ख्याल आता है तो ज़रूर बताना कि मैथ्स में क्या और भी ऑपरेशन। और ध्यान देना हमेशा कि इन चारों में से जो 2 ऑपरेशन है, एक आपने कभी इस तरह से सोचा शायद नहीं होगा कि ये 2 ऑपरेशन हमेशा कंपैरिजन या कंपैरिजन करने के लिए दिखाए जाते हैं। और ये जो बचा जो 2 जो आपका एडिशन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये अधिकतर बार कंपैरिजन न करके चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, नाम ही है जोड़, ठीक है। तो ये दोनों मिलाने की कोशिश करते हैं, ये दोनों थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। तो शायद यहीं से मैथ्स में बैलेंस बना रहता है, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है, तो शायद इसीलिए मैथ्स में बैलेंस बना रहता है कि ये 2 चीज़ें जो एक करने की कोशिश करती हैं चीज़ों को,
ठीक है, सम करने की कोशिश करती हैं और ये चीज़ें अलग करने की कोशिश करती हैं। तो इसी के फंक्शन को रेशियो में पढ़ते हैं। मैं हमेशा सोच रहा था कि रेशियो क्यों अलग चैप्टर है और इसे क्यों अलग मतलब रखा गया है। तो मैं इस नतीजे पर थोड़ा पहुंचा हूं कि हम लोग मनुष्य के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग चैप्टर बना देता है। जैसे हमें रेशियो इम्पोर्टेंट था, हमें लगा कि ये काफ़ी काम देगा तो हमने इसे अलग चैप्टर बना दिया। अगर कोई और चीज़ आगे जाकर और इम्पोर्टेंट हुई, कोई भी मैथ्स का तो वो एक अलग चैप्टर बना दिया जाएगा ताकि उसको हम डेली लाइफ में हम ऐसे पढ़ते क्या हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज़ हो, जो हमें यूज़फुल लगे, इसलिए तो उसको किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना हमेशा। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी करते जाएंगे इसमें। जैसे कि अब मैं रेशियो पूछूंगा 7 किलोमीटर एंड 2 आवर्स का, तो इसका तो रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है क्या, नहीं ना, ये किलोमीटर में या आवर में है तो इसका रेशियो नहीं होगा। लेकिन अगर रहता 7 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर का रेशियो कितना होगा, तो 7/2, इसी को क्या पढ़ेंगे 7:2, ये रेशियो हो गया। ठीक है, 7:2, यानी कि इसका कंपैरिजन कैसे होता है इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अभी बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो कंपैरिजन का जो पार्ट है उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, रेशियो बिटवीन 1 मीटर एंड 5 सेकेंड कैन नॉट बी फाउंड एज द क्वांटिटीज गिवन आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। ओके, जैसे कि मैं पीछे भी बताया। और अ रेशियो इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड अ रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। ठीक है, लेकिन तब तो सवाल ये आएगा ना आपके मन में कि फिर स्पीड है, स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कोई एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस तो अपना मीटर या किलोमीटर जो भी हो उसमें रहता है और टाइम तो सेकेंड या आवर में रहता है। तो फिर ये रेशियो कैसे हुआ? आप लोग इस पर सोच सकते हो क्या कि फिर ये रेशियो मतलब कैसे, आप स्पीड को फिर कैसे डिफाइन करते हो? तो दरअसल जब भी हम स्पीड को इस तरह से लिखते हैं ना, तो उसके अंत में हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं कि नहीं? क्या आपको बात ख्याल में है? इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है। आ रही बात समझ में? रेशियो में क्या होता है कि हम दो क्वांटिटी सेम ही यूनिट को लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। लेकिन क्या स्पीड का कोई ऐसा थोड़ी है कि उसका यूनिट नहीं है? स्पीड का यूनिट है ना। और सच बात तो यह है कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसलिए स्पीड एक रेशियो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन हाँ, अब सिंस हमें प्रॉब्लम बनाने में मदद होता है तो स्पीड को हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिख लेते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखते हैं। तो स्पीड एक रेशियो नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेशियो का तो कोई यूनिट ही नहीं होता और जो दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये सवाल मन में आना चाहिए था आपके। ठीक है, अगर आया हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तभी आएगा जब आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे। दरअसल रेशियो को लेकर कई बार मैं हमेशा सोचता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं इस चैप्टर को, मतलब क्या मैं बताऊं इसके बारे में, मैं कैसे अलग अलग, इसमें क्या है, क्या केवल क्वेश्चन बनाने के लिए है? क्वेश्चन तो सब बन जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, और बाकी एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम्पल भी बनाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो आंखों से, मतलब अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो बहुत छोटा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। सो ये हो गया। ठीक है, टर्म ऑफ अ रेशियो, फॉर ए गिवन रेशियो ए इज टू बी, कॉमा वी से डेट ए इज द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का हिंदी होता है पूर्व घटक, एंड बी इज द सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट का हिंदी होता है फलस्वरूप। ठीक है, तो अगर कोई रेशियो मान लीजिए 3:b दिया है एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें एंटीसीडेंट किसको कहेंगे, 3 को एंटीसीडेंट लिखेंगे। ठीक है, एंटीसीडेंट, और 4 को क्या लिखेंगे, कंसिक्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब ये बस जानने के लिए कि मान लो प्रॉब्लम में अगर दे दिया हो कि एंटीसीडेंट ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है। वी से डेट है, जो फर्स्ट टर्म होता है रेशियो में उसको एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म जो होता है उसको कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब इधर से फर्स्ट टर्म मत जोड़ने लगना। ठीक है, कि अरे इधर से तो अब राइट साइड से फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, नहीं, जो नोशन है हमारा वो ये है कि लेफ्ट साइड से। ओके, ठीक है, अब आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट से जो पहला टर्म है ना वो एंटीसीडेंट कहलाता है। अब ऐसे तो राइट से अब जाओगे लेफ्ट की ओर तो पहला टर्म तो 4 आएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, हालांकि इस पर बहुत कम लोग देते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, अब ठीक है, रेशियो डिफाइन कर लिए, टर्म जान लिए रेशियो का, और समझ भी लिए कि रेशियो क्या होता है। तो अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण।
ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स द सेम इफ बोथ द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स द सेम कॉमा इफ बोथ द terms of the ratio are multiplied or divided by same non-zero quantity, okay, non-zero quantity, full stop. For this reason, if a, b and m are real numbers, comma, the following conclusions hold true. ठीक है, अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि रेशियो a बाई a अपॉन b है, ठीक है, तो अगर इस a को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया और b को भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, m जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है गाइस, m नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए तो दिखा हुआ था कि m नॉन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू ए अपॉन एम बी। लेकिन अभी भी रेशियो तो सेम है ना, a इज टू बी। तो अगर किसी भी रेशियो को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों क्वांटिटी को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो रेशियो सेम रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी रेशियो को उसके एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को एक रियल नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो तब भी अनचेंज रहता है, रेशियो तब भी सेम होता है। सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन है अच्छा खासा। उसी तरह से अगर किसी रेशियो को अगर हम लोग एक नॉन जीरो रियल नंबर से, रियल नंबर है ना, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर से डिवाइड कर दें एंटीसीडेंट को और कंसिक्वेंट को, तब भी रेशियो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, ठीक है। जैसे कि 75/87, तो एक रेशियो है जिसको 75:87 पढ़ेंगे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो 85/87। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप इसको क्या करोगे, आप इसको ये 3 और 3 से दोनों क्या हो रहा है, डिविजिबल है, तो हम 3 से काटते जाएंगे। लेकिन ऐसा करना उतना सही नहीं होगा, मतलब सही तो होगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। तो अगर किसी भी रेशियो का अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना हो या पता करना है कि ये क्या है रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इन दोनों का क्या ले लेना है, HCF ले लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF लेना तो आपको आता ही है, इसका HCF आप ले लोगे, ठीक है। इसके बाद जो भी HCF आते जाएगा, तो इन दोनों का HCF कितना आएगा गाइस, 3 आएगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इन दोनों का क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 आएगा, तो इसी को क्या आप लिखोगे, दोनों को एंटीसीडेंट को 3 से डिवाइड कर दो और कंसिक्वेंट को 3 से डिवाइड कर दो गाइस। तो इसमें क्या आ जाएगा, 25/29, यानी रेशियो हमारा, यानी इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 25:29। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जब भी रेशियो हो, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ये पता करने के लिए उन दोनों का HCF लो। अगर HCF 1 आ गया तो इसका मतलब वो रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर रेशियो 1 नहीं है, कुछ और आ रहा है, तो जो HCF आ रहा है, ठीक है, उस दोनों क्वांटिटी का जो HCF आ रहा है, उसको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट से आप डिवाइड कर दो, और जो भी आएगा वो उस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जैसे 25:87 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 25:29, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इफ द HCF ऑफ द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द रेशियो इज 1। अगर 1 है तब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का HCF 1 आया क्या, नहीं ना, इन दोनों का HCF 3 आया। इसका मतलब मैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। और वो कितना मिले मुझे, 25:29। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेस इतना इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ये पूछ रहा था, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पर तो सवाल मैं बहुत बनाता था, और सर लोग भी बहुत चीज़ पर सवाल बनाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो जाता था, ठीक है। तो सपोज A:B कितना, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। सपोज A:B 3:4 दिया हुआ है, कॉमा, देन A:B इज इक्वल टू 3:4 और 6:8 और 9:12, ठीक है। इसी को मैं 6:8 भी लिख सकता हूँ, इसी को, या इसी को 9:12 भी लिख सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अभूतपूर्व बात है। देखो कैसे, 3/4 है। अभी बताया ना कि किसी भी रेशियो को अगर उसके दोनों क्वांटिटीज़ को सेम एक रियल नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशियो अनचेंज रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी को 2 से दोनों से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 6/8 आ गया, ठीक है। आया कि नहीं, यही तो था 6/8, ओके। बस क्वांटिटी अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन रेशियो अभी भी उतना ही है, अनचेंज रहेगा। अच्छा, इसी को 3/4 को मैंने ऊपर 3 सिंप्लाई कर दिया, इसको 3 से, तो कितना आ गया, 9:12।
देखो तो 9:12 है। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ और आगे और भी लिख सकता हूँ। इनफैक्ट इनफाइनाइट टाइम्स में जा सकता हूँ। इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट होंगे, ऐसे इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है। उनको गिनते गिनते पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन ये खत्म नहीं होगा। और जबकि रेशियो सेम है। अब रेशियो सेम है कहने का मतलब तो फिर आप कहोगे तो 6:8 है। दरअसल 6:8 का सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही है ना, 3/4। 9:12 का सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही है ना, 3/4, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करोगे तो रेशियो सेम ही रहता है, बस क्वांटिटी अलग अलग दिखने से रेशियो अलग अलग हो जाए जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, क्वांटिटी अलग अलग होने से यह जरूरी नहीं है कि रेशियो अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो ये चीज, तो इसीलिए जब हमने ये देखा एंड सो ऑन लिखा हुआ है फुल स्टॉप, थस ए एंड बी मे बी इक्वल टू 3x and 4x रेस्पेक्टिवली व्हेन x मस्ट हैव बीन द कॉमन फैक्टर दैट गोट कैंसिल्ड। इसीलिए 3:4 को मैं 3x and 4x भी लिख सकता हूँ, जहाँ पर x क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो जा रहा है। जैसे कि 6:8 जब हुआ तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन था गाइस, 2 था। जब 9:12 हुआ तो कॉमन फैक्टर कौन था, 3 था, जो कैंसिल हो जाता था, 3 कैंसिल हो जाता था तो वही रेशियो आ जाता था। इसीलिए मैं 3:4 को 3x and 4x भी लिख सकता हूँ, जहाँ x क्या है फिर से बता दे रहा हूँ, एक कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसे आगे में 9:12 है तो आगे मैं क्या करता हूँ, 3/4 को ही ऊपर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंटीसीडेंट को भी 4 से और कंसिक्वेंट को भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 12/16 आ जाएगा। तो अब रेशियो 12/16, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया गाइस, 4 हो गया, जो दोनों से ठीक, अरे बस समझ में। तो ये क्या है, 3x and 4x के टर्म में है। हम लिख सकते हैं 3:4 को मैं 3x:4x भी लिख सकता हूँ, जहाँ x क्या है, कॉमन फैक्टर है डेट गोट कैंसिल्ड। तो कंपैरिजन ऑफ, अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। दरअसल ये और कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो 3:4 एंड 17:24 को कंपैरिजन करना है तो एक मेथड हमारा क्या है कि 3/4 को क्या होगा, डिवाइड करने पर 0.75 आ जाएगा, और 17/24 को क्या आ जाएगा, ये 0.708 आएगा डिवाइड करोगे। अच्छा, अब ये दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 17/24। इसलिए जो रेशियो है 3:4 इज ग्रेटर देन 17:24, ठीक है। ये पहला मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, जो कि आप सब लोग जानते हो कि मैं क्या करूँगा कि कंसिक्वेंट को सेम कर देता हूँ। जैसे कि 17/24 तो दिया हुआ है, ठीक है, और ये 3/4 दिया हुआ है, तो क्यों नहीं ये नीचे भी 24 आ जाए मेरा। तो आपको पता है ना कि किसी भी रेशियो के दो क्वांटिटीज़ को अगर मैं सेम नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रेशियो सेम रहता है। तो इसी को, इसको 4 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर, और इसको भी 6 से, तो कितना आ जाएगा 18/24, ठीक है। यही चीज़ है 3:4 को ये भी लिख सकते हैं 18:24, ठीक है। तो 18:24 यहाँ 17/24। अब देखिए, अब कंसिक्वेंट तो सेम है, कंसिक्वेंट क्या है, सेम है, ठीक है, कंसिक्वेंट क्या है हमारा, सेम है, लेकिन एंटीसीडेंट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, 18 ज़्यादा है ना, इसीलिए हमारा रेशियो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3:4 इज ग्रेटर देन 17:24। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसी के बराबर था ना, 3:4 के बराबर। तो यहाँ से भी वही आ रहा है, सेकेंड मेथड से भी और फर्स्ट मेथड से भी वही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 3:4 इज ग्रेटर देन 17:24। अच्छा, एक चीज़ और बताना था मुझे कि जैसे कि रेशियो को हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कि 100 नंबर का टेस्ट हुआ था आपके क्लास में मैथ्स का, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो नंबर आया जिस बच्चे का मैथ्स में वो 90 था, ठीक है, मान लीजिए आपके दोस्त का, और आपका नंबर मान लीजिए 70 आया, ठीक है। अब मम्मी पापा तो ये तो नहीं देखेंगे कि मतलब जो भी पेरेंट्स हैं वो, ठीक है 100 में 70 आया, नहीं, एक काम करते हैं मज़ेदार बनाने के लिए, इसको क्या करते हैं, आपका 85 आया, ठीक है, आपका मैथ्स में 85 आया, 70 नहीं आया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा खुश होइएगा, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि चलो 100 नंबर का था ज़रूर और टॉपर का 90 आया है, लेकिन तुम्हारा भी तो 85 आया है, यानी टॉपर से तुम बस 5 नंबर कम हो, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो रेशियो का देखो कैसे यूज होगा, ऐसे तो तुम्हारा 85% आया है मैथ्स में और टॉपर का कितना है, 90%, ठीक है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम टॉपर का जितना नंबर आया है उसका कितना परसेंट तुम्हारा नंबर है, बात को समझो, टॉपर का जितना आया है उसका कितना परसेंट तुम हो, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा कि मेरा 85 नंबर है और टॉपर का 90 नंबर है और इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। जिसका परसेंटेज निकालने क्या आएगा 850/9 और ये क्या आ जाएगा 9×9 = 81 और 9×4 = 36 और 9×4 = 94.4%, ठीक है। आपका 94.4% नहीं आया है, आपका तो 85% आया है, लेकिन टॉपर के कंपैरिजन में आपका कितना परसेंटेज है 94.4%, यानी टॉपर क्या बहुत ज़्यादा करीब हो, एक तरह से बहुत करीब हो, ठीक है। तो ये टॉपर का एक तो परसेंटेज आपका टोटल मार्क्स में है और एक परसेंटेज आपका टॉपर के अगेंस्ट में है, तो आप क्या कहते हो कि ये हमारा रेशियो हो गया, कितना हो गया 85:90 हो गया ना। हालांकि इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, शायद 5 आएगा। तो इसको अगर मैं और बढ़ाता हूँ आगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ तो 7 और 45 नहीं, 45 नहीं, 5 एकम 5 और 5 8 है 40, 17:18 का फर्क है, 17:18 और ये कितना देगा 17:18 0.94 दे देगा, ठीक है। यानी आप इतना टाइम सो टॉपर के, आप कितना आपका नंबर जो है और टॉपर के 0.94 टाइम्स है और ये 1 के बहुत करीब है, ठीक है। तो आपका तो ये रेशियो समझ रहे हो किस तरह से कंपैरिजन करवाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता था। अब टाइप्स ऑफ रेशियो में आते हैं, जैसे A:B है तो इसको A/B भी लिखेंगे। अगर मान लो कि A ग्रेटर देन B है तो इस ऐसे रेशियो को क्या कहते हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर एंटीसीडेंट बड़ा हो जाए और कंसिक्वेंट छोटा हो जाता है, ऐसे रेशियो को ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एंटीसीडेंट बड़ा हो जाए और कंसिक्वेंट छोटा हो जाए तो ऐसे रेशियो को ग्रेटर इनइक्वालिटी कहते हैं। और इसका प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि जब भी ऐसे किसको, ग्रेटर इनइक्वालिटी वाले रेशियो को, ग्रेटर इनइक्वालिटी वाले रेशियो में अगर आप एंटीसीडेंट में कुछ ऐड करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, एक x को मैंने ऐड किया और x क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव या कुछ और मत ले लेना, या कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, रियल पॉजिटिव क्वांटिटी को मैंने ऐड किया किसमें एंटीसीडेंट में, और कंसिक्वेंट में भी मैंने x को ऐड किया। और ये सब किसके साथ हो रहा है, एक A/B है जो ग्रेटर इनइक्वालिटी टाइप है, जिसमें A ग्रेटर देन B है। तो जानते हो कि मज़ेदार चीज़ क्या होता है कि ऐड करने के बाद ये चीज़ जो है, इसका जो अपना जो वैल्यू है वो A/B से छोटा हो जाता है। अरे बात समझ में, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे मान लो 4/3 है, ठीक है गाइस, 4/3 लगभग किसके बराबर होता है, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो 1.3 के बराबर लगभग है ना, 1.33, ठीक है। लेकिन ये क्यों लिया मैंने, देखो A ग्रेटर है ना, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी वाला हमारा टाइप है। लेकिन 4 में अगर मैंने ऊपर 1 ऐड कर दिया और 3 में भी 1 ऐड कर दिया, 1 एक नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर है, और तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और 5/4 लगभग कितना होएगा, 5 एकम 5 और 1 कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, ठीक है, 1.25 आएगा, है ना, यही आएगा ना, 1.25 आएगा, 4 5 20। तो देख रहे हो, एक पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करने पर, किस में ऐड करने पर, ग्रेटर इनइक्वालिटी वाले टाइप के रेशियो में ऐड करने पर उसका जो वैल्यू है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से छोटा हो जाता है। देखो तो 1.33 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है ना 1.33, आ रही बात समझ में, इसीलिए लिखा हुआ है A+X/B+X इज लेस देन A/B। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा हो कि ये तो एक लाइन का बात है और मैं तुम्हें समझ गया, लेकिन ऐसा मत सोचना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी का टाइप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ध्यान देना, X हमेशा यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गया तब तो ये वैल्यू चेंज भी कर सकता है। सोचो ना, अगर 4 में से 1 अगर हम कुछ घटा दिए तो कितना हो जाएगा 3/2 और ये 1.5 दे देगा, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर x नेगेटिव हो जाए तो क्या इनइक्वालिटी का साइन होगा, ठीक है, A-X/B-X क्या होना चाहिए। ऐसा तो आंसर तो दिख ही रहा होगा, लेकिन आप इसको देखना। तो जैसे 4:3 का मैंने एग्जांपल दे भी दिया, ठीक है, एग्जांपल से मैंने इसको समझा भी दिया कि इसका मेरा मतलब क्या था। अब सेकंड टाइप क्या है कि A/B है, यानी A/B, इसको
तो अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, पहले ए ग्रेटर देन बी था, अब मैंने क्या लिया है, ए लेस देन बी लिया है, यानी बी इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है, पहले ए ग्रेटर देन बी था, अब बी इज ग्रेटर देन ए है। तो ऐसे जो रेशियो के टाइप होते हैं इनको लेसर इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, लेसर इनइक्वालिटी। तो अगर इसमें भी अगर हमने एंटीसीडेंट में एक कोई नंबर है जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसको ऐड कर दिया, और कंसिक्वेंट में भी एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है उसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि a प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स इज ग्रेटर देन ए बाई बी। ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इस a बाई बी हो जाएगा। यानी अब जो नया रेशियो आएगा वो बड़ा होगा अपने पुराने वाले रेशियो के। लेकिन ये बात उल्टी थी पिछले बार में पुरानी वाली रेशियो ही ज़्यादा थी नई वाली रेशियो की। चलो इस पर एग्जांपल है, जैसे 3/4, उसमें 4/3 था, इसमें 3/4। देखो तो यहाँ पर जो b इज ग्रेटर देन a है ना, देखो तो 4 इज ग्रेटर देन 3 है ना यहाँ पर। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ 3 + 1 ऐड कर देता हूँ। अब वैसे 3/4 को कितना होगा अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.75 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 1 ये कितना हो जाएगा 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 दे देगा। देख रहे हो, बाद में जब हम यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 1 ही ऐड करो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर जो कि 0 ना हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं 1 ऐड कर ले रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा डिवाइड ना करना पड़े वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 0.8 है, तो 0.8 हो गया गाइस, तो 0.8 हो गया। तो अब देख रहे हो आप, पहले 0.75 था, 0.8 हो गया। अगर हमने कोई पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड किया एक लेसर इनइक्वालिटी वाले रेशियो के सिस्टम में, तो इसका मतलब बात कर जो रेशियो है वो बड़ा है ना, 0.8 इज ग्रेटर देन 0.75, इसीलिए 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। तो आप समझ रहे हो इस बात को, ये जो मैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मत पूछो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें बन जाएंगे, बहुत सारे सवाल आपको बहुत मदद करेंगे अंत के लास्ट स्टेज में। ठीक है, बहुत सारे हम मदद करेंगे इसमें। तीसरा टाइप डुप्लीकेट रेशियो, जैसे a/b, इसको क्या लिखेंगे a² तो यही डुप्लीकेट रेशियो होगा। a/b एक रेशियो था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, ऊपर नीचे a को भी a से स्क्वायरिंग कर दिए और b को अपने b से स्क्वायरिंग कर दिए। तो जो अब जो रेशियो है इसी को डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ऊपर नीचे का स्क्वायर रूट, जैसे कि a है तो ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये जो नया रेशियो आएगा इसी को सब डुप्लीकेट कहते हैं। ट्राइप्लिकेट, देखो ट्राई मतलब 3 होता है, तो मतलब इसी को क्या करते हैं, जैसे a/b एक रेशियो है तो ट्राइप्लिकेट रेशियो इसका क्या होगा, a³ अपॉन b³ होगा। ठीक है, ये बस समझने के लिए है, मतलब कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए या क्वेश्चन में तो आप समझ जाओ कि अच्छा ट्राइप्लिकेट मतलब ये होता है। जैसे कि 3/4 का ट्राइप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3/4 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 27, 27 अपॉन 4 16 16 64, 27/63 यानी 27/64। ठीक है, तो 3:4 का ट्राइप्लिकेट रेशियो कितना होगा 27/64। बस ये बताने के लिए था। सब ट्राइप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो a⁴ और b⁴ अपॉन b⁴ ठीक है, a/b का ट्राइप्लिकेट रेशियो क्या होता है a⁴ अपॉन b⁴ ठीक है, या फिर इसको क्यूब रूट भी कहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। इन्वर्स रेशियो क्या होता है, a/b का इन्वर्स रेशियो क्या होगा b/a हो जाएगा। द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेशियो, एक मिनट, द कंपाउंड, ये शायद आधा अधूरा है लगता है, इसमें पूरा लिखना मैं भूल गया क्या। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, एक मिनट। The compound ratio of two ratio a/b and c/d is ac/bd। इसका मतलब अभी कुछ खास तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे जिसमें रेशियो का कंपैरिजन होता है उसमें हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ac/bd में ज़्यादा हमको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, कंपाउंड रेशियो मतलब क्या। तो जब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो इस वाले को हम लोग अच्छे से उस समय इस प्रॉपर्टी को वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बाकी 9th प्रॉपर्टी था रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी का। ठीक है, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी का, जैसे कि अगर a/b है और a=b हो जाए, ठीक है, a= क्या हो जाए b हो जाए, तो इन दोनों में कुछ भी आप ऐड करो, a/x बाई b/x कुछ भी ऐड करो तो रेशियो क्या होता है, सेम ही रहता है। ठीक है, a/b ही रहता है। खैर ये तो मुझे भी उतना लगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी नोट कर लेना कि इसको रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। जब एक रेशियो है a/b और a बराबर b हो जाए
जो कि कोई सेंस नहीं बनता है, फिर तो ये 1 ही हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी ऊपर नीचे ऐड करो वो रेशियो सेम ही रहता है। खैर जो भी हो, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे डिवाइड 360 रुपी इन द रेशियो 4:5। ठीक है, एक चीज समझना यहाँ पर, अगर 360 का 1/5 अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये कितना देता है 1/5 ऑफ 360। मैं जानता हूँ ये मैं नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं बस बता रहा हूँ कि ये, तो इसमें 5 7 35 है और 5 दूनी 10 72। और अगर 160 का 1/4 लेते हैं तो ये कितना देता है 9, कितना देता है 90 देता है ना, 4 9 36। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात समझो कि 4:5 में यहीं पर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, और यही चीज मैं बताना चाहता था आपको रेशियो में, कि कम रेशियो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 360 का 1/5 पार्ट कितना होता है 72 रुपीज। 360 रुपी का 1/5 पार्ट कितना होता है 72 रुपीज, और इसी 360 का 1/4 पार्ट कितना होता है 90 रुपीज। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 90 रुपया ऊपर वाले को मिलेगा और 72 रुपीज नीचे वाले को मिलेगा, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ कंपैरिजन करना होगा कि पूरे रुपये में इसको जितना मिलेगा उसका 4th इसको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 4:5, यानी इसके पास जितना रुपया होगा उससे ज़्यादा इसके पास होना चाहिए। यहाँ से ये दिख रहा है ना, ठीक है, उससे ज़्यादा इसके पास होना चाहिए। यहाँ पर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हम ये देखते हैं कि 1/5 पार्ट 360 रुपी का तो 72 रुपीज़ ही है, और 1/4 पार्ट 360 रुपी का 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तो, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन है गाइस, कि अगर 2 लोगों को मिलना है, एक मान लीजिए मैं हूँ एक आप हैं, और 4:5 में ये रुपी डिस्ट्रीब्यूट करना है 360 को, आसान है, बहुत आसान है इसको करना। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे रेशियो थोड़ा हट जाता है। तो अब चलो बनाते हैं। तो 4:5 है, तो 4:5 है, तो अगर हम 4 + 5 कर दें तो टोटल कितना पार्ट्स हो जाएगा 9 पार्ट्स हो जाएगा। अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर दें तो 9 पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो पहले वाले को कितना मिल जाएगा गाइस, 4 पार्ट मिलना था, तो 4/9 इंटू 360 कितना हो जाएगा, ये 9 चौके कितना हो जाएगा 160 है। ठीक है, 160 रुपये। और दूसरे वाले को कितना 5th पार्ट मिलना था, तो 5/9 का 5th पार्ट मिलना था। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 + 5 कर दें ताकि मुझे पता चला कि टोटल कितना पार्ट है। ठीक है, और उसमें से पहले वाले को कितना चाहिए 4 चाहिए, टोटल 9 है और 4 चाहिए, तो इसमें मैंने 160 लिख दिया इंटू 360, तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपी। तो अब ये हो गया कि टोटल रुपी को इसमें अति करना है। इसमें टोटल रुपी नहीं, इसमें 90 + 72 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 162 रुपी आ रहा है। लेकिन टोटल रुपी तो 360 है, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पूरे पैसे को 4:5 में डिवाइड करना है, लेकिन इसमें पूरा पैसा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे, तो इसमें पूरा पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे नहीं बनेगा। ये 4:5 में डिवाइड करना है, और पूरे पैसे को ऐसे डिवाइड करना है दो लोगों के बीच में जो 4:5 में हो। तो पहले को 160 रुपी देना होगा, दूसरे को 200, तब जाके 4:5 में। देख लो दूसरे वाले को ज़्यादा मिल रहा है ना, 40 रुपये ज़्यादा मिल रहा है पहले वाले से। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और देखते हैं, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राकेश एंड रमेश इन एन एग्जाम इज 2:4:9. Find the marks obtained by Rakesh and Ramesh if the Rajesh scored 30. अच्छा, मैंने बताया था ना एक चीज़ की, जो भी रेशियो दिया होता है अगर उसमें आप एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो अनचेंज रहता है। क्वांटिटी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रेशियो अनचेंज रहता है। तो ये जो 2:4:9 है, जिसमें कि ये राकेश का रेशियो है, ये राजेश का रेशियो है, राकेश का है और ये रमेश का है, तो क्या इसको 2x 4x 9x नहीं लिख सकते हैं क्या? ये हमारा राजेश का हो गया, ये राकेश का हो गया, रमेश का हो गया, लिख सकते हैं ना। जहाँ पर x क्या है, x इज ए कॉमन फैक्टर दैट गोल्ड, x इज ए कॉमन फैक्टर दैट गोट कैंसिल्ड आउट। ठीक है, तो ठीक है। और बोल रहा है कि राजेश स्कोर कितना किया 30 मार्क्स, तो राजेश का कौन है इसमें 2x है, तो चलो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मार्क्स, यानी x इज इक्वल टू, ओह कॉमन फैक्टर कौन सा था,
वो कॉमन फैक्टर कौन सा था जो हमने यहाँ पर लिया था, वो 15 था। 30/2 15 हो जाएगा। तो ये हम कैसे किए, 2x बराबर ही 30 क्यों किया, 4x इज इक्वल टू 30 क्यों नहीं किया, 9x इज इक्वल टू 30 क्यों नहीं किया, क्योंकि राजेश का मार्क्स दिया हुआ है 30 और राजेश का रेशियो कितना है, 2x वाला रेशियो। देख रहे हो राजेश राकेश एंड रमेश वाला, तो समझ में आ रही है। तो वह कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया जिसको हमने माना था 2x, जिसके लिए मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया था, वो 15 है। तो हमारा 4x क्या हो जाएगा, तो 4x को क्या, तो ये हमारा तो फिर अगर हम तो 4x किसका है, राकेश का। तो राकेश का मार्क्स कितना हो जाएगा 4x और x हमारा कितना है गाइस 15, यानी 60 मार्क्स किसको हो गया, राकेश को कितना मार्क्स मिला है 60 मार्क्स, ठीक है। और 9x किसका है, रमेश का है। और x का वैल्यू मुझे पता है 15, कहाँ से निकल गया था, ये राजेश से निकल गया था। ये मैंने समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 9×5 है, 8 मिला 4, 9 4 13, 135 मार्क्स। ये किसका आया, ये किसका आया, रमेश का मार्क्स आया, ठीक है। बगल में मार्क्स लिख देना। 135 का क्या मतलब है, मार्क्स है या पैसा है या क्या है इसमें, या कुछ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ पेन्स है, तो मार्क्स लिख देना इसमें। और ये किसका मार्क्स है गाइस, ये किसका मार्क्स है, किधर गया, और 30 मार्क्स किसको मिला है टोटल, राजेश को मिला है, ठीक है। अरे बस समझे, रेशियो ऑफ मार्क्स है। तो ये चीज़ समझो। और इस तरह से हम लोग एक सवाल बना लिए और कुछ 1-2 सवाल और बचा हुआ है, ठीक है। हाँ समझ में, मैंने x क्यों लिया, 2x 4x 9x क्यों लिया, क्योंकि x एक कॉमन फैक्टर है, डेट गॉट कैंसिल्ड आउट। तो इसलिए मैं इसको 2x इज टू 4x इज टू 9x और x नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, ठीक है। और इसीलिए और 2x इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख लिया। अरे बात समझ में, एक रेशियो तो जरूर होगा ना, कैसा एक कॉमन फैक्टर तो ऐसा जरूर होगा ना, जो कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो जाता है। और मैं 2x इज इक्वल टू 30 कर दिया और x का वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ पर फिर राकेश का मार्क्स निकाल लिया, रमेश का मार्क्स निकाल लिया, क्योंकि राकेश का 4x था, रमेश का 9x था। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू z अपॉन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। आई बात समझे, क्योंकि a अगर b के बराबर हो गया तो नीचे तो 0 हो जाएगा ना गाइस, और 0 अगर हो गया और x अपॉन 0 है तो ये तो नॉट डिफाइन होगा ना, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए, और b भी c की इक्वल टू नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये भी तो 0 हो जाएगा ना और नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये सवाल दिया है, हमें प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब बताओ, इसमें 3 वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। अब हम इसको कैसे निकालें, लेकिन ये तो दिया हो ना कि ये रेशियो बराबर ये रेशियो बराबर ये रेशियो। तो एक काम करते हैं गाइस कि सॉल्यूशन देखते हैं। x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन, यही था ना क्वेश्चन। ये तीनों आपस में बराबर है, कुछ होगा, ये क्वांटिटी कुछ ये रेशियो अपना कुछ आया होगा, क्वांटिटी अलग अलग है। इस रेशियो का एंटीसीडेंट कितना है, x है, और कंसिक्वेंट कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इस रेशियो का एंटीसीडेंट y है, कंसिक्वेंट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। इस रेशियो का एंटीसीडेंट z है और कंसिक्वेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन रेशियो तो सेम है ना, इसीलिए मैं इसका फायदा उठाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि रेशियो k के बराबर है। आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो, आप a भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, कुछ k की भी बराबर कर सकते हो। k कोई क्वांटिटी है जो कि 0 के बराबर नहीं है और इन्फिनाइट के बराबर भी नहीं है, k कोई क्वांटिटी है। लेकिन तो मैं यहाँ से क्या किया, मैं इसको इक्वेट करता हूँ गाइस सबसे पहले। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, x इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, मिल गया। फिर मैं इसको इक्वेट करता हूँ, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू k इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मिल गया। फिर मैं इसको इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, z इज इक्वल टू k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मिल गया। आ गया, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, z का। मैं आया समझ में ये कैसे लिखा, मैंने क्या किया, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू k लिख दिया, ठीक है। अरे समझ में,
उसी तरह y अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को के लिख दिया और z अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को के लिख दिया और फिर वहाँ से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर क्या 3 है। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, जिसको ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा गाइस, x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिलेगा, LHS में मिलेगा और RHS में क्या मिलेगा, k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमको क्या मिलेगा, RHS में मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब तीनों में कॉमन k है तो यहाँ से अच्छा रहेगा कि बिना इस ब्रैकेट को ओपन किए हुए तीनों टर्म में से हम k को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के हो गया, गलत k इंटू 0 भी तो है ना, अंदर में तो 0 आया ना। कुछ लोग सोचेंगे ये तो k का वैल्यू आ गया और यहाँ तो प्रूफ हुआ ही नहीं 0। भाई मेरे अंदर 0 है ना, तो k इंटू 0 लिखोगे ना। और समथिंग इंटू 0, समथिंग नॉन जीरो नंबर या समथिंग विच इज नॉट इनफाइनाइट इंटू 0 क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ से क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं या फिर इसको होमवर्क रखते हैं और इसको नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इस x बाई ए प्लस इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी कॉमा देन प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू इतना। ठीक है, ईच रेशियो प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है या ये जो रेशियो है, ये जो कि आपस में बराबर है रेशियो, भले टर्म क्वांटिटी अलग अलग है तीनों रेशियो का, प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है जो बराबर है तीनों में वो इसके बराबर है। बहुत भारी भरकम सवाल लग रहा है, लेकिन जिसे पीछे वाला सवाल को हमने बनाया था कि मान के जो भी एक कॉमन रेशियो मान लिया था, उसी तरह से इसको ट्राई करना, शायद आंसर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।